हेलो बच्चों, मैं ममता चिन्मय अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स क्लास 12 में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। बच्चों 23rd चैप्टर अपना चल रहा है, जिसके अपन 3 पार्ट पढ़ चुके हैं और तीनों पार्ट के अंदर अपन ने देख लिया था कि बजट क्या है, फिर अपन ने राजस्व बजट देखा, पूंजीगत बजट देखा और लास्ट वीडियो के अंदर हमने बजट के कई सारे प्रकार देखे, जिसमें घाटे का बजट देखा, बचत का बजट देखा, संतुलित बजट देखा, फिर आम बजट, जीरो बेस बजट, सामान्य बजट, पूरक बजट, संकटकालीन बजट, ये सारे बजट अपन ने देख लिए। अब बच्चों आज अपना ये 23rd चैप्टर का लास्ट वीडियो है और बच्चों आज अपन इसमें पढ़ेंगे बजट घाटा। तो बच्चों मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जब अपन ने घाटे का बजट पढ़ा था कि जब हमारे देश के अंदर व्यय अधिक हो जाए और आय कम हो तो उस वक्त जो बजट बनता है, या ऐसा बजट जिसके अंदर क्या है कि व्यय खर्चे ज्यादा हो रहे हैं और आमदनी इनकम कम हो रही है, तो इसे हम कहते हैं घाटे का बजट और ये कहलाता है बजट घाटा। तो बजट घाटा क्या कहेंगे? जब व्यय अधिक हो और आय कम हो, अर्थात एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है किससे? आय से, तो ये कहलाता है बच्चों घाटे का बजट। आ गया समझ में? या बजट घाटा। तो बजट घाटा किसे कहेंगे? जब सरकार के व्यय अधिक हो और आय कम हो, अर्थात आय की तुलना में व्यय बढ़ जाए, क्योंकि सरकार की आय तो किससे होती है बच्चों? करों से। कर और गैर कर अपन अभी पहले भी पढ़ा, अभी आगे और पढ़ेंगे कि सरकार की आय के स्रोत एक तो करों से आय होती है मुख्य रूप से, और कुछ गैर करों से भी आय होती है। और यदि ये आय किस पे खर्च करते हो? देश के कल्याण पे। लोकतांत्रिक जो अपनी अर्थव्यवस्था उसके अंदर लोगों के कल्याण पे ये सारा खर्च होता है। तो जब कभी भी खर्चा अधिक हो जाए और उससे आमदनी कम हो तो बच्चों इसको कहेंगे अपन राजकोषीय घाटा। और अपन ने कहा था कि लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था के अंदर जो घाटे का बजट बनता है या बजट घाटा यूँ तो पॉपुलर है, लेकिन देश के लिए ये आर्थिक विकास में बाधा है, क्योंकि बार बार यदि घाटा आएगा तो अपन भी देखते हैं अपने घर के अंदर यदि घाटा आता ही जाएगा, अपना खर्चा अधिक होगा और आय कम होगी, तो धीरे धीरे हमारा विकास कम होगा, आर्थिक विकास कम होगा। तो यही बात हमारे देश के ऊपर भी लागू होती है। यूँ तो बजट घाटे का बजट क्या है? पॉपुलर बजट है, लोकप्रिय बजट है, क्योंकि इसमें लोगों का कल्याण अधिक होता है, लेकिन देश के आर्थिक विकास में कहीं ना कहीं ये बाधक है। बार बार घाटे का बजट आना या बजट घाटा होना देश के आर्थिक विकास के लिए बच्चों घातक है। तो अब हम देखते हैं कि बजट घाटा कितने प्रकार के अंदर अपन इसको बांट सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बजट घाटे को 4 भागों में बांटा है: राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, वित्तीय घाटा और प्राथमिक घाटा। अब बच्चों हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे राजस्व घाटा। तो राजस्व घाटा क्या होता है? राजस्व व्यय और राजस्व आय के अंतर को राजस्व घाटा कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पर एक बात आप हमेशा ध्यान रखना कि घाटा कब हो रहा है? जब व्यय अधिक है और आय कम है। इसलिए सब में मैंने आगे व्यय को लिखा है और पीछे आय को लिखा है, अर्थात कुल व्यय में से कुल आय को घटाना है। अब यदि हम बात राजस्व घाटे की कर रहे हैं तो राजस्व व्यय में से राजस्व आय को घटा दीजिए, है ना? यानी राजस्व आय व्यय का जो अंतर है वही राजस्व घाटा है। अब आपको याद है मेरी जो सेकंड वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको राजस्व बजट और पूंजीगत बजट बताया था, तो बच्चों मैंने आपको बताया था जब अपन राजस्व बजट की बात कर रहे थे कि राजस्व बजट क्या है? राजस्व आय और राजस्व व्यय। तो राजस्व आय के अंदर अपन ने क्या लिया था? राजस्व आय में तो अपन ने लिखा था करों से प्राप्त आय और गैर करों से प्राप्त आय, और राजस्व व्यय में लिखा था अपन ने आयोजना व्यय और गैर आयोजना व्यय या आयोजना भिन्न व्यय। इसको अपन कहते हैं आयोजना भिन्न व्यय। तो जब अपन ने बात करी थी काय की, तो राजस्व घाटा क्या है? जब राजस्व व्यय में से राजस्व आय को बच्चों माइनस कर दो, इसको कहते हैं राजस्व घाटा। और राजस्व व्यय आपको पता है आयोजना और आयोजना भिन्न व्यय दोनों को मिक्स कर दो और इधर आय में हो जाता है कर और गैर करों से प्राप्त आय। तो ये तो बच्चों हो गया आपका राजस्व घाटा। तो राजस्व घाटे से के अंदर राजस्व व्यय में से राजस्व आय को घटा दीजिए। अब अपन आते हैं राजकोषीय घाटा बच्चों। तो राजकोषीय घाटों का लिया करेंगे अपन कुल व्यय में से कुल प्राप्तियों को माइनस करना है, लेकिन कुल प्राप्तियों के अंदर अपन को ऋण को नहीं जोड़ना है। अब कुल व्यय, तो कुल 2 तरह के व्यय, एक तो राजस्व व्यय और एक पूंजीगत व्यय, जो कि अपन सेकेंड वीडियो के अंदर अपन देख चुके हैं। तो कुल व्यय के अंदर अपन क्या करेंगे? राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय दोनों तरह के व्यय को जोड़ देंगे तो वो तो हमारा हो जाएगा कुल व्यय। और उसमें से हम किसको माइनस करेंगे? कुल प्राप्तियां। कुल प्राप्तियों में क्या क्या आ गया? राजस्व की प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। आपको याद है ना? तो अब इन दोनों प्राप्तियों में से अपन को ऋण को छोड़ देना पड़ेगा, तो ऋण के अतिरिक्त जो प्राप्तियां हैं उसको लेना पड़ेगा। तो राजकोषीय घाटा क्या हो गया? कुल व्यय
व्यय में से कुल प्राप्तियों को माइनस कर दीजिए। तो बच्चों ये जो घाटा होता है राजकोषीय घाटा, उससे हमें पता चलता है कि वास्तव में ऋण कितनी है, हमारे देश के ऊपर कितना ऋण है, देश के ऊपर कितना कर्ज है, ये हमको पता चलता है हमारे राजकोषीय घाटे से। और इससे अपन को देश की आर्थिक स्थिति का भी पता चलता है, क्योंकि यदि हमें ऋणों की जानकारी हो जाएगी कि देश के अंदर अभी कितना कर्ज है, तो हम आराम से पता लगा लेंगे कि देश की आर्थिक स्थिति क्या है। और हम इस राजकोषीय घाटे को ज्ञात करने का एक और सूत्र है कि बजट घाटे में उधार और समस्त लेनदारियां जोड़ दीजिए। बजट घाटे में उधार और समस्त लेनदारियों को जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा बच्चों, अपना राजकोषीय घाटा आ जाएगा। तो दो तरह का घाटा हो गया, राजस्व घाटा जिसमें राजस्व व्यय में से अपन ने राजस्व आय को माइनस किया, और राजकोषीय घाटे में कुल व्यय में से कुल प्राप्तियों को माइनस किया, लेकिन अपन ने कुल प्राप्तियों में ऋण को नहीं जोड़ा। ठीक है, अब हम बात करते हैं वित्तीय घाटा। वित्तीय घाटों के लिए कुल व्यय में से कुल प्राप्तियों को माइनस कर दीजिए बच्चों। कुल व्यय दोनों तरह का व्यय, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, और कुल प्राप्तियों में राजस्व की प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। तो कुल व्यय में से यदि हम कुल प्राप्तियों का अंतर यानी राजस्व प्लस पूंजीगत आय व्यय का जो अंतर होता है वही हमारा क्या होता है बच्चों, वित्तीय घाटा। और इससे अपन को कोष की, अपना जो राजकीय कोष है उसकी वास्तविक दशा का पता चलता है कि वास्तव में हमारे देश के राजकीय कोष की क्या स्थिति है। और इसका दूसरा भी सूत्र है कि बजटीय घाटा में शुद्ध ऋण को जोड़ दीजिए। क्या कीजिए, बजटीय घाटे में यदि हम शुद्ध ऋण को जोड़ देंगे तब भी हमारा वित्तीय घाटा प्राप्त हो जाएगी। अब हम बात करते हैं हमारे चौथे घाटे की, जिसको कहते हैं प्राथमिक घाटा। तो प्राथमिक घाटे के लिए राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा याद आ गया ना, ये इस राजकोषीय घाटे के अंदर से ब्याज अदायगी को माइनस कर दीजिए। क्यों? क्योंकि जो ब्याज होता है वो तो पहले से जो ऋण ले लिए थे अपन ने उसका भी ब्याज होता है, और अभी जो अपन ने लेटेस्ट ऋण ले रखे उसका भी ब्याज शामिल होता है। तो यदि हमको शुद्ध ऋण की जानकारी याद करनी है तो हमारा जो राजकोषीय घाटा है उसमें से यदि हम ब्याज अदायगी को माइनस कर देंगे, टोटल इंटरेस्ट को माइनस कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपको 100 करोड़ का राजकोषीय घाटा आया है, और राजकोषीय घाटा आपको पता है ना, राजकोषीय घाटा निकालते हैं कुल व्यय में से कुल प्राप्तियों को माइनस कर दीजिए, और उसमें भी ऋण को नहीं जोड़ना है। तो ये करने पर हमारा जो राजकोषीय घाटा है उसमें से हमने जो इंटरेस्ट के रूप में जो पैसा दिया है उस ब्याज को घटा दीजिए, तो बच्चों हमारा प्राथमिक घाटा आ जाएगा। और प्राथमिक घाटों से ही हमें शुद्ध ऋण की जानकारी होती है। तो ये तो हो गए बच्चों चारों प्रकार के घाटे। कौन कौन सा घाटा देखा अपन ने, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, वित्तीय घाटा, और चौथा देख लिया अपन ने प्राथमिक घाटा। अब घाटे के बाद अपन आते हैं कि सरकार ऋण क्यों लेती है। हमने बार बार हम ऋण की बात कर रहे हैं कि हमारा देश ऋण लेगा, ऋण तो ऋण क्यों लेती है। तो एक बात तो आपको समझ में आई गई होगी कि जब हमारा व्यय अधिक हो गया और आय कम है तो हमको ऋण लेना पड़ता है। हमारे परिवार में भी ऐसा ही होता है कि यदि हमारा क्या हो जाए, जितनी हमारी इनकम है उससे ज़्यादा हमारा खर्चा हो गया है, तो बाकी जब तक नया पैसा ना आ जाए तब तक घर कैसे चलेगा। तो हम क्या करते हैं, बैंक से ऋण ले लेते हैं, कर्ज ले लेते हैं। तो यही हमारी देश की स्थिति है कि जब देश के अंदर क्या हो जाए, खर्चे बढ़ जाएं और आमदनी कम हो जाए, इनकम कम है, एक्सपेंडिचर बढ़ गया है, तब क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। और इस घाटे को पूरा करने के लिए देश ऋण लेती है। और देश कहाँ से ऋण लेती है, अपने केंद्रीय बैंक से। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, भारतीय रिजर्व बैंक। तो हमारी सरकार केंद्रीय बैंक से ऋण ले लेती है, कई बार विदेशों से भी ऋण लेना होता है, और हमारा जो जनता से भी, जो फाइनली जो व्यापारी बैंक के अंदर पैसा है, इस तरह से भी हमारा पैसा वो काम में ले सकती है। तो इसके अलावा जो वास्तव में उसको ऋण की आवश्यकता क्यों है देश को या सरकार को, तो उसके अंदर अपन देखेंगे कि आर्थिक संकट का सामना, अभी मैंने बात करी कि जब खर्चा आदि के घाटा आ गया है तो आर्थिक संकट है, ऐसे के अंदर पैसों की जरूरत तो है ही सही। तो आर्थिक संकट को दूर करने के लिए, आर्थिक संकट का सामना करने के लिए ऋण लिया जाता है। सामूहिक उपयोग में आने वाली वस्तु के निर्माण के लिए, देश के अंदर जो सभी के लिए उपयोग में आ रही है ऐसी वस्तु के निर्माण के लिए उसको बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, फाइनेंस की जरूरत होती है। तो इस फाइनेंस को पूरा करने के लिए भी, बड़ी बड़ी कंपनियों को चलाने के लिए भी हमारे देश को या तो आरबीआई से या विदेशों से ऋण लेना होता है। प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम दोहन, हमारे प्राकृतिक संसाधन जितने भी हमारी खनिज संपदा है, पहाड़, नदी, जल, प्राकृतिक संसाधन जितने भी हैं, उन सभी संसाधनों का अच्छे से उपयोग हो, उसके लिए बड़े बड़े प्लांट लगाए जाते हैं, जिसके लिए बहुत अधिक फाइनेंस की आवश्यकता होती है। इसलिए भी देश को ऋण की आवश्यकता होती है। क्योंकि आप भी बच्चों देखते हो, यदि आपके घर में भी
या आपके परिवार में कोई बड़ा बिजनेसमैन यदि वो कोई बिजनेस करता है तो उसके लिए उसको फाइनेंस की आवश्यकता होती है। तो यही हमारे देश की भी बात होती है। और वित्तीय आवश्यकता, वही फाइनेंस की जरूरत होती है। देश के कोई भी लोक कल्याणकारी कार्य है, उसके कई तरह की योजनाएं, तो योजनाओं को चलाने के लिए उसको छोटे बड़े ऋणों की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद होता है अस्थायी घाटों को पूरा करने के लिए। तो अपन भी कहते हैं किसी महीने कोई घाटा हो जाए परिवार के अंदर, तो ऐसे अस्थायी घाटों को दूर करने के लिए बच्चों क्या किया जाता है, सरकार ऋण लेती है। तो मैंने सरकार को ऋण तो कई तरह से लेना पड़ता है, लेकिन हमने इसको 5 भागों के अंदर बांट दिया कि सरकार को आर्थिक संकट का सामना करने के लिए, वित्तीय सहायता के लिए, अस्थायी घाटों को पूरा करने के लिए, बड़ी बड़ी योजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार को ऋण की आवश्यकता पड़ती है। अब होता है कि भारत में, अच्छा एक हम पढ़ते हैं ऋण जाल। तो बच्चों ऋण जाल बहुत सिंपल है। जैसे आपको किसी महीने आपके घर के अंदर आपको पैसों की कम पड़ गए, कोई एक्स्ट्रा खर्चा हो गया जिससे आपको पैसों की कमी हो गई और आपने कहीं से ऋण ले लिया। अब अगले महीने फिर आपके कोई खर्चा आएगा और आपने ऋण ले लिया, तो पहले जो ऋण ले लिया था आपने वो आप अभी भी नहीं चुका पा रहे हो, तो पहले जो ऋण लिया था उसका तो ब्याज आपको अदा करना ही है, पर अब वापस खर्चों को पूरा करने के लिए आपको और ऋण लेना पड़ेगा। तो इस तरह क्या ब्याज बढ़ता जाता है और हम एक जाल के अंदर फंस जाते हैं जिसको कि ऋण जाल कहते हैं। यही बच्चों हमारे देश की बात होती है। देश के अंदर क्या होता है, सरकार को घाटों को पूरा करने के लिए एक बार ऋण लिया, विदेशों से ऋण लेती है, आरबीआई से ऋण लेती है, लेकिन अगले वर्ष फिर किसी न किसी तरह की वित्तीय संकट आ जाता है तो वो पहले वाले ऋण तो वहीं रह जाते हैं, उसका ब्याज तो रहता ही है और नए ऋण भी लेने पड़ते हैं। इस प्रकार ब्याज जुड़ता जाता है और ऋण बढ़ते जाते हैं और एक पूरा जाल बुन जाता है जिसके अंदर देश फंस जाता है। तो बच्चों इसी को क्या कहते हैं अपन, ऋण जाल कहते हैं। अब हम देखते हैं कि भारत में बजट की नवीन प्रवृत्तियां। बच्चों समय परिस्थिति के अनुसार हमारे अंदर हमारे जो सभी चीजों में जो नियम कानून है उसके अंदर अमेंडमेंट संशोधन होते रहते हैं। तो हमारे बजट की जो वर्तमान के अंदर भी जो पहले से जो बजट चला आ रहा था, बजट की प्रवृत्तियां चली आ रही थी, उसके अंदर कई तरह के संशोधन हुए हैं, जिसमें प्रमुख इस प्रकार है कि सत्र 2016-17 से हमारे जो उस वक्त वित्त मंत्री थे अरुण जेटली, उन्होंने क्या किया, एक महत्वपूर्ण संशोधन किया था। क्योंकि पहले हम जो हमारा जो राजस्व व्यय था उसमें आयोजना व्यय और आयोजना भिन्न व्यय दोनों अलग अलग व्ययों की बात करते थे, लेकिन 2016-17 से ये आयोजना भिन्न व्यय और आयोजना व्यय ये जो डिफरेंस था उसको खत्म कर दिया गया है और सभी प्रकार के व्ययों को राजस्व व्यय के अंदर ही ले लिया गया है। तो ये कब से चेंज हुआ, 2016-17 में हमारे जो वित्त मंत्री थे उस वक्त अरुण जेटली, उन्होंने ये संशोधन किया था। तो तभी से 2017-18 से ही सिर्फ राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय की ही बात होती है, आयोजना व्यय, क्योंकि तब हमने पहले पढ़ा है ना कि राजस्व व्यय में भी आयोजना व्यय और आयोजना भिन्न व्यय और पूंजीगत व्यय में भी अपन क्या ले रहे हैं, आयोजना व्यय और आयोजना भिन्न व्यय। लेकिन 2017-18 से सिर्फ हम राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय की बात करते हैं। डिजिटल साक्षरता और मेक इन इंडिया, हमारे देश के अंदर अब नए नए योजनाएं बन गई है, नए नए प्रोजेक्ट आ गए, डिजिटल साक्षरता है, मेक इन इंडिया, ये सब इस तरह हमारे बजट के अंदर सम्मिलित कर दिया गया जिससे हमारा देश अधिक तीव्र गति से विकास कर रहा है और अब हमारा देश विकासशील से विकसित देशों की श्रेणी में आने की तैयारी में है। इसके बाद पहले रेल बजट को अलग से प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन अब रेल बजट को आम बजट के साथ ही प्रस्तुत किया जाता है, रेल बजट को अलग से प्रस्तुत नहीं किया जाता है। और वित्त आयोग का केंद्र सरकार को सुझाव कि यदि जो हमारा वित्त आयोग है उसको भी इतना पावर दिया गया है कि वो हमारी केंद्र सरकार को सुझाव दे सकता है। इस प्रकार बच्चों बजट के अंदर कई सारे चेंज आ गए हैं। अब एक और बात अपने इसमें देख लेते हैं अपन कि आर्थिक नीति के उपकरण के रूप में बजट क्या है। तो बच्चों ये तो अपन जब जिस दिन से अपन ने लेसन पढ़ा है, जब मैंने बजट को समझाया, बजट के उद्देश्य पढ़ाए, उस वक्त से यही है कि आर्थिक नीति के उपकरण के रूप में बजट एक तरह से धुरी है। हमने पहले ही पढ़ा था, हमारा जो वित्तीय प्रशासन है उसकी धुरी, उसका केंद्र बिंदु क्या है, बजट, क्योंकि बजट से ही हमें जो भूतकाल के हमारे अनुभव है वो पता चलते हैं ताकि हम भविष्य की नीति निर्माण के अंदर हम उस अनुभवों का ज्ञान ले सकते हैं। बजट से हमें आर्थिक नीति का निर्माण होता है कि हमें आगे कौन सी मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति अपनानी है। बजट ही आर्थिक विकास का आधार है, क्योंकि बजट के अंदर हम किन किन मदों के ऊपर कितना व्यय कर रहे हैं ये बात डिपेंड करती है कि हमारा देश किस दिशा में, यानी आर्थिक विकास की दिशा क्या होगी, उत्पादन की दिशा क्या होगी, ये सब कुछ हमारा बजट ही तय करता है। तो हमारे जो बजट के उद्देश्य हैं वही हमारे आर्थिक नीति के उपकरण के रूप में बजट के अंदर भी हम वही सारी बातें देख सकते हैं। तो बच्चों 20 जो 3rd चैप्टर है उसकी अपन ने चारों वीडियो अपनी हो चुकी है और आज के अपन ने इस वीडियो के अंदर देखा था कि बजट घाटा क्या है
और बजट घाटा, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, वित्तीय घाटा और प्राथमिक घाटा देखा। साथ में अपन ने देखा कि सरकार ऋण क्यों लेती है, उसके बाद देखा कि भारत में बजट की नवीन प्रवृत्तियां क्या है, और देखा फिर आर्थिक नीति के उपकरण के रूप में बजट क्या है और ऋण जाल। इस प्रकार हमने चारों वीडियो के अंदर पूरा 23rd चैप्टर बहुत अच्छे से समझ लिया है। तो आप इसको अच्छे से समझिए बच्चों, 1 से 2 बार मेरी वीडियो को देखिए। जो नहीं समझ में आता है उसके लिए इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि जो मेरा इस बोर्ड का जो स्क्रीनशॉट है उसके अंदर उस दिन को जो मैं टॉपिक आपको पढ़ा रही हूँ वो सारा ही मैंने बहुत ही शॉर्ट करके इसमें लिख दिया है, जिससे आप बहुत आसानी से और समझ सकते हैं। तो बार बार मैं आपको कह रही हूँ मेरे साथ चलिए, वरना कोर्स बहुत बढ़ जाएगा। और अभी मैं इसके वीडियो के बाद इसके फोटो अपलोड करती हूँ, उससे आप अपने नोट्स तैयार रखिए। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर 24 चैप्टर के साथ अपन फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।